हेलो डियर स्टूडेंट, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा आईएएस एकेडमी में। आज का जो इशू है, मुद्दा है, बहुत ही पॉपुलर मुद्दा है, न्यायिक सक्रियता। जैसा कि मैंने पीछे लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि सिर्फ यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पूछा जाता है, बल्कि पिछले कई वर्षों में लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जनरल स्टडीज और यूपी पीसीएस 2017 और 16 में निबंध में भी आ गया। तो काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट्स इसको एंजॉय करेंगे। देखिए, जैसा कि ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से जो मेरी स्टाइल है, एक चार्ट या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि क्यों इसे बनाया गया है, पीछे मैंने बताया इसको काफ़ी डिटेल। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है क्या क्या मुद्दा है, कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा क्या है, बहुत डिटेल। बुक्स में बताया गया कि 1980 डिकेड 1980 का दशक है, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी कई केस स्टडी हैं। केस स्टडी यहाँ आपको मैं काफ़ी दूंगा जो न्यायिक सक्रियता की तरफ इंगित कर रहा है। हालांकि एक्चुअल वर्ड तो वास्तव में 1980 के डिकेड के बाद ही आया, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा है न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता के प्रमुख कारण, मेन रीजन टू नीड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस आए, कंसेप्ट बताने के बाद पहले तो आप कंसेप्ट समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता है क्या, फिर ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस आए या कौन कौन से मेन रीजन थे जिससे न्यायपालिका काफ़ी सक्रियता है क्या, उसके बाद इसको मैं बताऊंगा। और थर्ड जो इसका स्कोप है, ढेर सारे केस स्टडी आपको आपके ज्ञान के लिए बताया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि न्यायिक सक्रियता है क्या। कंसेप्ट की बात कर लें। एक्चुअली 1980 का जो डिकेड है भारत में, इंडिया की बात हो रही है, यह यूएस से, अमेरिका से काफ़ी कुछ प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है भारत में न्यायिक सक्रियता। तो 1980 का जो दशक है, उस दशक में भारत में न्यायिक सक्रियता चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया, प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ व्हाट, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो क्या है ये मुद्दा, और इस न्यायिक सक्रियता के माध्यम से आगे चलकर न्यायपालिका ने समाज के वंचित एवं शोषित वर्गों को, समाज के जो डिप्राइव्ड क्लास है, वंचित वर्ग है, जिनका शोषण हुआ है, उनको न्याय प्रदान किया है। तो ये मुद्दा क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ जब हम न्यायिक सक्रियता के कंसेप्ट को समझाएंगे, उसके पहले भारत में इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया दो न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति पीएन भगवती न्यायमूर्ति है और न्यायाधीश वी कृष्ण अय्यर। एक बार यूपीएससी जीएस से पूछा भी गया है, न्यायमूर्ति लगा हुआ, इट मीन्स कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। वी कृष्ण अय्यर चीफ जस्टिस नहीं बने थे, ऐसा यूपीएससी में जीएस से पूछा गया है। एनीवे, उसको आप देखेंगे। तो इन दोनों जो जस्टिस हैं, इनका रोल बहुत ही डोमिनेटिंग था। न्यायमूर्ति पीएन भगवती की जो ऑटोबायोग्राफी थी, उसमें साफ लिखा पीएन भगवती जी के द्वारा कि न्याय क्या है, न्याय वास्तव में दिखाई दिया जाना चाहिए, वही न्याय है। और उसे और एलेबोरेट किया और उसको एक्सप्लेन किया कि कल मैंने बताया था कि सिर्फ उच्च वर्ग, एरिस्टोक्रेट्स, अभिजात वर्ग या अमीर वर्ग को ही अगर न्याय प्राप्त हो तो वह न्याय नहीं है, बल्कि समाज का जो शोषित वर्ग है, जो गरीब है, उसको न्याय प्रदान करना ही वास्तव में न्याय है। और वी कृष्ण अय्यर जी ने भी लगभग ऐसे कुछ स्टेटमेंट जारी किए। और दो केसेस हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। एक एशियाड खेल में जब न्यायमूर्ति पीएन भगवती के द्वारा डायरेक्शन दिया गया सरकार को कि जो खेलगांव का निर्माण हो रहा है उसका मजदूरों को भुगतान किया जाए, एक लीक से हटकर मामला था, सरकार को दिशा निर्देश दिया गया। शब्दों को ध्यान दीजिए, डायरेक्शन,
और दूसरा मामला था बधुआ मजदूरी का मामला था। स्वामी अग्निवेश जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके द्वारा जो केस फाइल किया गया था बधुआ मजदूरी को लेकर, वी कृष्ण अय्यर के द्वारा डायरेक्शन दिया गया था सरकार को कि इस दिशा में प्रॉपर कदम उठाएं। तो ये दो केस भारत में न्यायिक सक्रियता के क्षेत्र में, और भी ढेर सारे केस रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1980 का ही डिकेड रहा है भारत में न्यायिक सक्रियता का। अगर हम देखें तो मेनका गांधी का जो केस है 1960-70 डिकेड का, काफी हद तक न्यायिक सक्रियता का ही केस है, जहां पर पहली बार न्यायपालिका ने दो चीजों को बहुत क्लियर कर दिया भारत में। आर्टिकल 21 को संविधान में इसको बहुत डिटेल बताएंगे, यहां पर थोड़ा सा समझिए आप। आर्टिकल 21 का एक्सप्लेनेशन पहली बार जो AK गोपालन केस में आया था 1951 में, जहां पर भारत में संसदीय संप्रभुता, सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट को स्वीकार किया गया था ब्रिटेन के समान, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ को मान्यता दिया गया था। लेकिन मिसेस गांधी, मेनका गांधी के केस में पहली बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हिंदी में प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ को कहा जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ड्यू प्रोसेस लॉ को कहा जाएगा सम्यक विधि द्वारा। तो दोनों हैं क्या, डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो डिसीजन था, हालांकि वहां पे आप देखेंगे कि बहुमत से 6 और 1 के बहुमत से 1951 में निर्णय आया था कि संसदीय सर्वोच्चता, लेकिन बाद में मेनका गांधी के केस में हमारे यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात किया गया अमेरिका के समान। मतलब एक प्रकार से, हालांकि इसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म की श्रेणी में नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ हद तक ये सारे जो केसेस हैं उसने भारत में न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र को विस्तारित किया है। ये उदाहरण में इसलिए मैंने आपको केस स्टडी दिया कि अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि न्यायिक सक्रियता एक्चुअली में है क्या। देखिए यहां पर शासन को मैंने पीछे बताया है फर्स्ट टॉपिक में कि किसी भी देश में शासन प्रणाली के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का कार्य क्या है? कार्यपालिका नीतियों का निर्माण करेगा, वेरी सिंपल। लेजिस्लेचर में एक लॉ, कानून बनाएगा, और जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, वह कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वह संविधान का संरक्षक है। वह देखेगा कि जो भी पॉलिसी बन रही है, जो भी कानून बन रहा है, वह संविधान के अधीन जो भी कानून है या संविधान के अधीन जो भी व्यवस्था है उसके अनुरूप है या नहीं। तो तीनों ऑर्गन्स, ये इसे कहा गया सेपरेशन ऑफ पावर, जो यूएस से लिया गया। तीनों ऑर्गन हैं, तीनों के कार्य अलग अलग हैं, और तीनों चेक एंड बैलेंस करते हैं, यही मूल कंसेप्ट था। लेकिन जब न्यायपालिका जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का संरक्षक है, समझिएगा न्यायिक सक्रियता, जब न्यायपालिका अपने मूल कर्तव्यों से, कार्यों से इतर हटकर, ठीक है, वो उसका मूल कार्य नहीं है। उसका मूल कार्य क्या है? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब वह उससे हटकर कार्यपालिका और विधायिका को डायरेक्शन दे, दिशा निर्देश, कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो यही कंसेप्ट कहलाता है न्यायिक सक्रियता है। अगर हम इसे और क्लियर करना चाहें, न्यायिक सक्रियता का अर्थ होता है न्यायपालिका के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे हटकर, उसका राइट्स नहीं है, कार्यपालिका और विधायिका को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए डायरेक्शन, दिशा निर्देश प्रदान करे, दैट्स ऑल। तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए इस इंग्लिश में ISM लगा हुआ है, एक्टिविज्म, मैंने अंडरलाइन किया है। किसी भी शब्द के आगे जब एक्टिविज्म लग जाता है, इट मीन्स कि वो अपने मूल कार्यों को छोड़कर, जैसे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, मतलब जो सिविल सर्विसेज है उसका कार्य पॉलिसी एग्जीक्यूशन, नीतियों का क्रियान्वयन, लेकिन बहुत ढेर सारे कार्य कर रहा है। आज प्रशासनिक न्यायाधिकरण के रूप में देखिए कार्य कर रहा है, न्याय दे रहा है, जबकि न्याय देना उसका कार्य नहीं है, ठीक है, क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है। मतलब किसी भी शब्द के आगे जब ISM लगता है, इज्म लगता है, मतलब वह सक्रिय हो गया, अपने मूल कार्यों से अलग हटकर, मूल कार्य तो करेगा लेकिन अन्य कार्यों को भी समाहित कर रहा है जो वस्तुतः उसका कार्य नहीं है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का यह कंसेप्ट है। क्यों इतना 1980 के दशक के बाद भारत में आप देखिए कोर्ट या जुडिशरी इतना एक्टिव क्यों हुई? मैंने आपको ढेर सारे मेन रीजन बताए हैं।
पहला अभी डेफिनेशन मैंने बताया कि पार्लियामेंट अगर कानून नहीं बनाएगा या सही कानून नहीं बनाएगा, इंटरफेरेंस होगा। वर्तमान में आप कृषि कानून से लेके पीछे ढेर सारे कानून, मेनका गांधी, ढेर सारे केसेस हैं जो डिस्कस किया जाएगा। अर्थात पहला क्या बताया गया कारण, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका अगर सही नीतियां नहीं बनाएगी या संविधान के मंशा उद्देश्य के अनुसार नीतियां नहीं बनाएगी, विधायिका कानून नहीं बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में बट नेचुरल है न्यायपालिका इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा जो मूल कार्य उसका नहीं है। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, सिस्टम चोक हो जाना या सिस्टम में अकार्यकुशलता, अव्यवस्था, एनार्की, अराजकता पैदा होना। सिस्टम क्या है? लोक प्रशासन में यह कंसेप्ट डेविड स्टन ने दिया था। सिस्टम आप देखेंगे, मैं इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा कि वातावरण से इनपुट लेता है, समाज से, फिर एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करता है, आउटपुट होता है। तो ये यहां पर जो सिस्टम की बात हो रही है पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो चोक हो जाएगा, चोक हो चुका होगा। ऐसी स्थिति में कौन इंटरफेयर करेगा? कोर्ट इंटरफेयर करेगा। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था या शासन प्रणाली में अव्यवस्था और अकार्यकुशलता का विकास, एनार्की और इनएफिशिएंसी, एवोल्यूशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ एनार्की एंड इनएफिशिएंसी इन सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है जुडिशियरी एक्टिविज्म या जुडिशियल एक्टिविज्म का। तीसरा जो रीजन है, 1990 के दशक के पश्चात जब किसी एक दल को आम चुनाव में, कॉमन इलेक्शन में बहुमत की प्राप्ति, मैजिक नंबर की प्राप्ति नहीं हुई, तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा आपस में न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया गया। इसे कहा गया संविदा सरकार। और क्या किया गया? गठबंधन आपस में किया गया, गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार। ये जो टेंडेंसी है आप देखेंगे कि 1990 में पहली बार मिस्टर बीपी सिंह, जनता दल, और उसके बाद से ढेर सारे पीवी नरसिम्हा राव के कांग्रेस सरकार को भी सपोर्ट लेना पड़ा। फिर आगे चलकर देखेंगे चंद्रशेखर सिंह पहले ही थे, फिर श्री वाजपेयी, एस.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और एनडीए पार्ट 1, यूपीए पार्ट 1, यूपीए पार्ट 2, ये पूर्णतः गठबंधन सरकार थी। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, बताया जाएगा इसके बारे में बाद में। तो ये गठबंधन सरकार थी। अब कोलिजन गवर्नमेंट, जिसे हम संविदा सरकार भी कहते हैं, जिसे हम हंग पार्लियामेंट भी कहते हैं, त्रिशंकु संसद भी कहते हैं। तो ये क्यों न्यायपालिका इस कोलिजन गवर्नमेंट में एक्टिव क्यों हुई? एक्चुअली में गवर्नमेंट का पूरा फोकस कहां होगा? गवर्नमेंट का पूरा फोकस होगा कि टू मेंटेन मेजॉरिटी, खरीद फरोख्त, हार्स राइडिंग, सुनते होंगे आप। किसी तरह सरकार की स्थिरता बनी रहे। और जब सरकार अपनी स्थिरता पर फोकस करेगा तो उसका क्या होगा? अन्य कार्यों में क्या होगा? अन्य कार्यों से वो विमुख होगा। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को सक्रिय होना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, गठबंधन सरकार या मिलीजुली सरकार या हंग पार्लियामेंट या संविदा सरकार सब एक ही है। इंग्लिश मीडियम कोलिजन गवर्नमेंट सब एक ही है, कॉन्टेक्चुअल गवर्नमेंट या हंग पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है न्यायिक सक्रियता के उदय या विकास के कारण। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। आप देखिए भारत में मैं जब आर्टिकल 21 डिस्क्राइब करता हूं तो काफी लंबा समय उसमें लगता है, क्योंकि आर्टिकल 21 का बहुत ज्यादा और भी अनुच्छेद हैं, लेकिन आर्टिकल 21 का बहुत एक्सपेंशन हुआ है। तो ये एक्सपेंशन किसने किया? वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के द्वारा हुआ। तो विभिन्न केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के माध्यम से आज जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिवलीहुड,
ढेर सारे आपको राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने एक्सपेंशन होंगे, विस्तार होगा, एक्टिव कौन होगा? जुडिशरी कोर्ट, और को लिंकेज बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों की इसका संलग्नता। एक्चुअली में जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि मूल अधिकार को वरीयता दिया गया किसके ऊपर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे। लेकिन आप देखिए तमाम जहाँ पे सोशल जस्टिस की बात हुई, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई है, आर्टिकल 30 पर आर्टिकल 39 को डोमिनेंसी दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को दिया गया। तो जहां जहां इस प्रकार फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कोलिंकेज हुआ, कौन डिफाइन करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसीजन देगा? कोर्ट डिसीजन देगा। अर्थात मूल अधिकारों में विस्तार और इनका नीति निर्देशक तत्वों के साथ कोलिंकेज, संलग्नता भी एक प्रमुख कारण था, एक प्रमुख तत्व बना किसके विकास में? न्यायिक सक्रियता। फिर अंतरराष्ट्रीय कानून, भाई हम जिस दुनिया में रह रहे हैं आज वो ग्लोबल वर्ल्ड है, विश्व के तमाम देशों के साथ हमारे व्यापार हैं, ढेर सारे समझौते हैं। तो उन समझौतों का अनुपालन कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट। अभी देखिए रिलायंस का विवाद चल रहा है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, मुद्दा कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में है। तो निश्चित ही और भी ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून है, उसका अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसका निर्वचन, उसका कौन निर्वचन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये भी इसके अधिकार क्षेत्र में विस्तार या इस न्यायपालिका को सक्रिय बना रहा है। सूचना का अधिकार, हालांकि सूचना का अधिकार देखा जाए तो बहुत पहले से भारत में है। मौर्य काल में भी वो जो ढोल वगैरह बजा के सूचना दी जाती थी, लेकिन एक लीगलाइज फॉर्म में, फ्रेमवर्क में पहली बार श्री वाजपेयी जी के द्वारा प्रयास किया गया। हालांकि लागू हुआ यूपीए के गवर्नमेंट में, यूपीए फर्स्ट रिजाइम में। तो सूचना का अधिकार जैसे जैसे इसका प्रभावी क्रियान्वयन या लागू हुआ तो उसका इफेक्टिव एग्जीक्यूशन हो, कौन आगे आएगा? कोर्ट आगे आएगा। तो ये ढेर सारे रीजन रहे हैं जिससे भारत में न्यायपालिका सक्रिय हुई हैं और अपने कर्तव्यों से इतर अब यह विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को दिशा निर्देश दे रहा है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें। कुछ केस स्टडी के माध्यम से हम देखें, है तो बहुत इसका स्कोप, बहुत लंबा स्कोप है, लेकिन कुछ केस स्टडी के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस किस क्षेत्रों में। इस पे तो पूरा कई दिनों का लेक्चर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि आपको 250 वर्ड्स में लिखना होगा या जीएस में 250, 125 किसी वर्ड्स लिमिट होगा, तो बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल के माध्यम से मैं लेक्चर तो मैं डिटेल दे दूंगा, लेकिन कुछ ही एग्जाम्पल्स को मैंने फोकस किया केस स्टडी में कि न्यायिक सक्रियता का स्कोप क्या क्या है भारत में। पहला मैंने सबसे जो जरूरी है, एजुकेशन। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना, जब वो शिक्षित होगा तो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जागरूक होगा। तो ऐसी स्थिति में पहला कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो पहले कहाँ था? ड्यूटी में था, अब फिर बाद में कहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, अब कहाँ गया? आर्टिकल 21 में 2003 में वाजपेयी गवर्नमेंट के रिजाइम में चेंज किया गया। बहुत बड़ा अधिकार था। विद्यालय चलो, शिक्षित बनो, समाज और देश को आगे बढ़ाओ। तो ये बहुत बड़ा ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। और हाँ, महंगे स्कूलों में, जैसे हम प्राइवेट स्कूल कहते हैं, डीपीएस वगैरह, मॉन्टेसरी वगैरह, क्या गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं? या उन विद्यालयों में पहले बच्चों के जो गार्जियन होते हैं उनका टेस्ट लेना। अगर कोई गार्जियन किसी कारणवश इलिटरेट है, अशिक्षित है, तो क्या उसका बच्चा नहीं पढ़ सकता है? उच्च वर्ग के जो, अभिजात वर्ग के जो गार्जियन है, नाक मुंह सिकोड़ेंगे कि हमारे बच्चे गरीब बच्चे के साथ, अरे क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो ऐसे केसेस आए जहां पर प्राइवेट स्कूलों ने
वंचित या गरीब वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने से मना किया क्योंकि उनके जो गार्जियन थे वो अशिक्षित थे। या ये क्या था, सामाजिक भेदभाव था। तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन के द्वारा कहा गया कि वंचित वर्गों के पालियों को, पाल्य मतलब जो बच्चे हैं, निजी विद्यालयों में एक सर्टेन अमाउंट 25% सीट या 30%, एग्जैक्टली मुझे रिकॉल कर पा रहा हूं, रिजर्व कर दिया जाए। सबको शिक्षा, सबका स्वास्थ्य, यही तो है सोशल जस्टिस, यही तो सामाजिक न्याय। क्यों नहीं पढ़ेंगे वो बच्चे? उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। उनके अगर गार्जियन अशिक्षित थे तो उनका दोष नहीं है, वो नहीं आगे बढ़ेंगे, वो वैज्ञानिक आईएएस नहीं बनेंगे, वो समाज में भागीदारी नहीं प्रदर्शित करेंगे। तो ये बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में और भी ढेर सारे एग्जाम्पल है, कैपिटेशन फीस वगैरह को लेके समय नहीं है। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1996 में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आया था। डॉक्टर्स, चिकित्सक, जिन्हें धरती पर भगवान कहा जाता है, इन भगवानों का क्या हाल है मुझे कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है, बट पहली बार एक महत्वपूर्ण केस में यह डिसीजन आया कि सरकारी चिकित्सकों या चिकित्सकों को, सरकारी या प्राइवेट दोनों को, उपभोक्ता संरक्षण कानून का अधीन लाया जाए। मतलब अगर उनके चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान किसी भी जो पेशेंट है क्षतिपूर्ति होती है, किसी प्रकार का लॉस होता है, तो उसे इस कानून के अधीन क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। बड़ा विरोध हुआ, लेकिन आज देखिए काफी ये प्रोग्रेसिव है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डेंगू तो आज पूरे भारत में फैला हुआ है। दिल्ली वगैरह में डेंगू, जब मैं पढ़ाता था तो कोचिंगों में तमाम जुर्माना वगैरह, क्या कूलर पानी, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का। इस साल भी देखिए डेंगू बहुत फैला हुआ था। कोर्ट को आगे आना पड़ता है, प्रशासनिक मशीनरी फेल थी। ये कोर्ट ने सख्त कानून सरकार को, दिल्ली सरकार को गाइडलाइन दिया कि आप ऐसा कानून बनाइए, सख्त कानून, जिससे डेंगू पर प्रभावी रोकथाम स्थापित हो। ये भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है किसका, न्यायिक सक्रियता का। न्यायपालिका को आगे आना पड़ा। ठीक है, इसके अलावा और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे महंगी दवाई जो एंटीबायोटिक होती है उनका मानव शरीर पर दुष्प्रयोग। अब अमेरिका में वो शरीर डॉलर में मिलेगा, इंडिया में रुपीज में मिलेगा। तो यहाँ पे तो इंदौर में ऐसे केसेस आए थे, तो इस पे भी सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ही डिसीजन दिया गया। तो ऐसे बहुत ढेर सारे केसेस हैं। बाल श्रम उन्मूलन, अक्सर किसी आप दुकान पे जाते हो तो एक छोटा सा बच्चा वहां पे काम करता हुआ मिलता है और सभी लोग उसको प्यार से नाम देते हैं छोटू, इधर आना। उस छोटू के भी सपने होंगे, आईएएस बनने का नहीं, वो एनवायरमेंट नहीं है पतंग उड़ाने का, क्रिकेट खेलने का, गली में गिल्ली डंडा खेले होंगे ना, कंचे खेले होंगे ना। तो ये छोटू का भी सपना होगा कि वो बाहर खेले जाके फील्ड में, लेकिन वो क्या कर रहा है, दुकान पे अगर वो कोई कैंटीन है तो वो चाय के बर्तन धुल रहा है, अगर कोई ग्रोसरी की दुकान है तो वो सामान तौल रहा है। इवन ऐसे जगहों पे इनका प्रयोग होता है, तमाम कारखानों में, जो बहुत ही घातक इनके लिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इन बच्चों को, जो बाल श्रमिक हैं, इनको इनके नियोक्ता से क्या किया जाए, नियोक्ता से इन्हें मुक्त कराया जाए। इन्हें भाई, चूंकि समस्या क्या है, माता पिता की सहमति से जाते हैं, तो कहा गया कि इनको 20,000 का क्या दिया जाए, क्षतिपूर्ति दिया जाए, और इनके आगे शिक्षा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्टेप बाय स्टेप सरकार या मशीनरी कदम उठाए। बहुत जरूरी है। ये बच्चे हमारा देश, हमारे देश के भविष्य हैं। तो बहुत ये सब डिसीजन आप देखिए ना, माइलस्टोन है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, अब पर्यावरण संरक्षण पे देखिए, अभी हम लोग दिवाली में कितने पटाखे जलाए, अब इस पे भी बड़ा डिस्प्यूट है, पटाखे जलाएं ना जलाएं, प्रदूषण, तमाम बातें हैं।
इसे कुछ वर्गों द्वारा कहा था कि हमारे ही पटाखे पे रोक क्यों, तम इस मुद्दे पे मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। हाँ, ये जरूर है कि पटाखे से जो पॉल्यूशन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था दिल्ली में। और भी कारण होंगे, पटाखा ही क्रेकर इज नॉट ओनली रीजन, बट सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त आदेश दिया, उसके बावजूद प्रदूषण, ताज प्रदूषण में देखिए, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में पहली बार सीएनजी का प्रयोग, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, डीजल और पेट्रोल के स्थान पर, डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग, ये सब ऐतिहासिक डिसीजन है कोर्ट के, और ये सब न्यायिक संहिता के द्वारा ही संभव पाया। ऑड और इवन नंबर का प्रयोग, दिल्ली हाईकोर्ट, क्या है ये? पर्यावरण भी, अगर आप पर्यावरण को नहीं संरक्षित रखोगे क्या है? मानव इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण को क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है। भविष्य की पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे भाई? आपको सोचना पड़ेगा इस मुद्दे पर गंभीरता से। और तमाम, केवल सम्मेलन होने से नहीं, यह सिर्फ सरकार की ड्यूटी नहीं है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह सोचे पर्यावरण के बारे में कि प्रोजेनी या भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या होगा। क्या हमारे बच्चे नेट पे देखेंगे कि जंगल होते थे? क्या हम कंक्रीट के शहरों में उन्हें छोड़ के जाएंगे? इस पर गंभीरता से सोचो। ये थोड़ा सा स्पीच नहीं है, भाषण नहीं है, बट इस पर हम सभी व्यक्तियों, नागरिकों को सोचना पड़ेगा आगे चलकर। एनीवे, तो ये भी है। और राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार, मैं बताना शुरू करूँगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। ये किसके कारण संभव हो पाया? ये सुप्रीम कोर्ट के या कोर्ट के एक्टिविज्म, सक्रियता के कारण। संचार घोटाला, अब किस पार्टी में, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है प्लीज, क्योंकि ये लोग कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, कभी किसी पार्टी में। पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री सुखराम, हिमाचल प्रदेश, और वर्तमान में किस पार्टी? पहले कांग्रेस में थे। अब आप देखते रहिए। संचार घोटाले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के ऊपर 1 लाख रुपए का घूस लेने का प्रूफ हुआ, लखू भाई पाठक कांड। उसके बाद सो तो पॉलिटिकल स्कैम, जुडिशियल एक्टिविज्म में काफी नंबर्स आए सामने। चारा घोटाला, फॉर्डर स्कैम, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, स्कैम, ढेर सारे घोटाले आए सामने। तो ये किसकी देन है? इस पर आप देखिए हर जगह पर कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, कमेटी बनानी पड़ी, इवन कोर्ट के सुपरविजन में जांच हुआ, ठीक है। और इसके अलावा प्रशासनिक भ्रष्टाचार में तमाम जो IAS हैं जेल में हैं, जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप या करप्शन के चार्जेस थे, तो ढेर सारे प्रशासनिक भी थे। और सामाजिक सुधार में देखिए एक बहुत ही चर्चित केस मैं आपको बता दूं, विशाखा केस, जो कई बार ये सब पूछा जाता है। यह कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये जुडिशियल एक्टिविज्म था, न्यायपालिका खुद सक्रिय हुई थी। तो निश्चित ही आप देखेंगे कि इस न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में इंटरफेरेंस तो है, लेकिन कहीं न कहीं यह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, जो आपके संविधान का क्या है, सोल है, उस जस्टिस को भी स्थापित कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका समाज के वंचित, शोषित पिछड़े वर्गों को न्याय प्रदान कर रही है। एक मुद्दा आता है न्यायिक निरंकुशता, लास्ट में बस थोड़ा सा समअप कर दें। एक्चुअली में प्रेस परिषद के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस न्यायमूर्ति PV सामंत खुद ये न्यायमूर्ति थे। इनके द्वारा यह एलिगेशन लगाया गया कि अब न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका निरंकुश हो चुका, खासकर आर्टिकल 44 को लेकर, समान यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मुद्दे पर दिशा निर्देश दिया गया कि सरकार समान सिविल संहिता लागू करे। अभी देखिए हाईकोर्ट ने भी कहा, चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के क्षेत्र में कोर्ट को आदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने किस परिस्थिति में आदेश दिया?
क्यों आदेश दिया, यह विचार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर इन छुटपुट उदाहरणों को छोड़ दिया जाए, अगर इसे हम न्यायिक निरंकुशता की श्रेणी में रखें, जस्टिस पीवी सावंत के शब्दों में, इन द वर्ड ऑफ जस्टिस पीवी सावंत, तो इनको छोड़ दिया जाए तो निश्चित ही न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय समता की स्थापना कर रहा है, जो वस्तुतः भारतीय संविधान का क्या है, बेसिस है। तो मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि आप काफी एंजॉय इस लेक्चर से किए होंगे। अब आपका लास्ट प्रशासन पर नियंत्रण का जो साधन है, जन नियंत्रण, पब्लिक कंट्रोल या पीपल कंट्रोल, उसकी चर्चा मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।